अस्सलाम वालेकुम। आप देख और सुन रहे हैं रिफा FM 102.2। मैं हूं आपकी मेज़बान अरीबा सलीम और प्रोग्राम को कहते हैं CDC टाइम। सामीने कराम, ये प्रोग्राम CDC यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर के ताउन से आपके लिए हर हफ्ते बुध के दिन 11 बजे पेश किया जाता है। और इस प्रोग्राम का मकसद ये होता है कि जो स्पेशल नीड्स के साथ जो बच्चे हैं हम उनके मसाइल, उनकी सेहत को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। इसके अलावा उनकी जो एजुकेशन में ये जो तालीम है, कौन कौन सी रुकावटें हैं जिनको हम बेहतर कर सकते हैं। तो पेरेंट्स के लिए जो केयर गिवर्स हैं, जो स्पेशल नीड्स के साथ जो बच्चे हैं उनके लिए काम करना चाहते हैं, या अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के जो मसाइल है उनको हल करना चाहते हैं, तो ये प्रोग्राम ऐसे लोगों के लिए बहुत स्पेशल है और मेरा भी फेवरेट है। अगर आज के टॉपिक की मैं बात करूँ सामीने कराम, तो आज हम बात करेंगे IEP यानी कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान के बारे में। यानी कि जो ऑटिज़म के साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनका जो एजुकेशनल प्लान है वो किस तरह का होना चाहिए, उसमें कौन कौन से फ़ीचर्स होने चाहिए, ऐसी कौन कौन सी खसूसियात होनी चाहिए उस प्लान में, ताकि जो ऑटिज़म के साथ बच्चे हैं उनकी जो तालीमी कारकर्दगी है उसको बेहतर बनाया जा सके। इसके अलावा आपको बताते चलूँ कि ये प्रोग्राम आप ना सिर्फ हमारे FM रेडियो पर सुन सकते हैं, बल्कि इस वक्त के प्रोग्राम फेसबुक पर लाइव नशर भी किया जा रहा है। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी इस प्रोग्राम को देख सकते हैं, वहाँ पर भी इस प्रोग्राम को अपलोड किया जाता है। तो अगर आप प्रोग्राम मिस कर देते हैं तो आप वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। बाल जनाब, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अनिला रुबाब साहिबा, ये साइकोलॉजिस्ट हैं और CDC में अपनी खदमात भी सर अंजाम दे रही हैं। तो सबसे पहले उनसे CDC के बारे में पूछते हैं, क्योंकि CDC एक रिहैब इदारा है जो स्पेशल नीड्स के साथ जो बच्चे हैं उनके लिए काम कर रहा है। तो आइए CDC के हवाले से जो है तफसीलात उनसे जानते हैं और टॉपिक के हवाले से भी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं अनिला आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक। अनिला, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि CDC किस तरह का इदारा है, बच्चों के लिए किस तरह से काम कर रहा है और किस तरह के डिपार्टमेंट्स मौजूद है, फैसिलिटीज़, और किस तरह से पेरेंट्स रब्ता कर सकते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में बेसिकली वो बच्चे आते हैं जो कि स्पेशल नीड्स के होते हैं, ठीक है, जिनको स्पेशल एक टाइम प्रॉपर चाहिए, ठीक है, उनको एक प्रॉपर फोकस चाहिए। तो इसमें जो है ना डोमेन्स बनी हुई हैं, ठीक है, जैसे कि एडियल्स हो गया, स्पीच हो गया और फिजियो हो गया। तो इसमें ये होता है कि बच्चे को जिन जिन प्रॉब्लम्स के साथ आता है हम हर डोमेन में उसको शिफ्ट करते हैं, ये नहीं कि हम उसको एक ही पे स्टक करवाते हैं, एक्सपोजर देते हैं। कुछ बच्चे जो है वो फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ के साथ होते हैं, तो उनको फिर हम फिजियो में ज़्यादा फोकस्ड, ये जो मेन फोकस होता है ना वो जो उसकी डिसेबिलिटी होती है मेन उस पर फोकस होता है, बट स्टिल उसको सब डोमेन्स में रोटेट किया जाता है ताकि वो और चीज़ों से भी उसको एक्सपोजर हो। तो फिजियो होती है, फिर उसमें जितनी भी फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ होती हैं उनको फिजियोथेरेपी वगैरह की जाती है। फिर उसके बाद एरियर्स आ जाता है जिसमें उनकी जो है डेली लर्निंग होती है, जैसे डेली रूटीन के काम कैसे करने हैं, ब्रशिंग कैसे करनी है, उसके अलावा शर्ट्स टाइट, बटन्स कैसे टाइट करने बांधने, ठीक है, मतलब डेली रूटीन में जो बच्चा खुद काम कर सकता है, जूता कैसे पहनना है, उतारना कैसे है, फेस कैसे क्लीन करना है, आपने खाना कैसे खाना है, ठीक है, ये चीज़ें उनको बताई जाती हैं ताकि मतलब उनके लिए एक सर्वाइवल जो है वो थोड़ा सा ईजी हो। उसके अलावा क्योंकि बच्चे जो होते हैं ऐसे वो स्टेबल नहीं होते, चीज़ों से डर रहे होते हैं, पकड़ते हुए ग्रिपिंग में उनको मसला हो रहा होता है कि हम शायद पकड़ेंगे तो या कुछ हो जाएगा हमारे साथ, या गिर जाएगा या हम गिर जाएंगे। तो उनको ना ये इश्यूज़ ये ज़्यादा होते हैं इन बच्चों के अंदर, जो होता है ना स्पेशल नीड्स के, इनके अंदर डर और बहुत ज़्यादा होता है। तो वो फिर ये चीज़ सिखाई जाती है उनको। फिर उसके अलावा जो है एक डोमेन है स्पीच की, उसमें जो है जो बच्चे बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते, या फिर उनके पास वर्ड्स होते हैं लेकिन उनको बोलना नहीं होता। फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे होते हैं जिनकी स्क्रीनिंग ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो वो जो होता है वो इंफॉर्मेटिव तो नहीं होती जो वो स्क्रीन से सीख रहे होते हैं। बेशक उनकी जो है एक्सेंट बहुत अच्छा बना हुआ होता है, वो इंग्लिश में भी बात कर रहे होंगे, बट स्टिल उनको ये नहीं पता होगा कि जो है ना हमने कम्युनिकेट कैसे करना है, हमने रिक्वेस्ट मेकिंग कैसे करनी है, गिव एंड टेक कैसे करना है, क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन घरों में नहीं हुई होती। तो इस तरह से जो है वर्ड्स भी उनके पास होते हैं तो वो फिर उनको यूज़ नहीं कर रहे होते डेली रूटीन में, डेली लाइफ में उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर वो चीज़ फिर हमने सामने लानी होती है, बच्चे को इतना कैपेबल करना होता है कि बच्चा जो है डेली रूटीन में हमसे रिक्वेस्ट करे। तो सबसे इनिशियल जो स्टेज होता है फिर उनसे रिक्वेस्ट मेकिंग करवाई जाती है कि बच्चा इतना है कैपेबल कि रिक्वेस्ट मेकिंग कर सकता है। उसके अलावा IEP होता है जिसमें वही इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान होता है,
जिसमें बच्चे की कैपेबिलिटी देखते हैं कि बच्चा किस लेवल पे, कितना थ्रेशोल्ड है बच्चे का, कितना ये काम कर सकता है और कब जाके ब्रेक हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है बच्चों को करवाई जाती हैं सर्वाइवल के लिए और एक अच्छे लाइफ के लिए, अच्छी लाइफ के लिए जो पेरेंट्स भी, जिसमें बहुत ज़्यादा पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट भी इम्पॉर्टेंट होती है। सही। सामीने कराम, इस वक्त आप देख रहे हैं प्रोग्राम CDC टाइम और इस प्रोग्राम में हम स्पेशल नीड्स के साथ जो बच्चे हैं उनकी मसाइल, उनकी सेहत से मुतल्लिक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं। और आज हम IEP यानी कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान पर बात करेंगे कि ऑटिज़म के साथ जो बच्चे हैं उनका जो एजुकेशनल प्लान है वो किस तरह का होना चाहिए। और ये प्रोग्राम आप ना सिर्फ हमारे FM रेडियो पर सुन सकते हैं बल्कि फ़ेसबुक पर इस वक्त लाइव भी देख रहे हैं। इसके अलावा CDC अगर आप रब्ता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद होगा और मैं भी अनाउंस कर देती हूँ 0320786533। तो इस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं और जो भी आपको मालूमात चाहिए वो आप इस नंबर पर रब्ता करके जो है वो ले सकते हैं। पायल, टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, जैसे कि अनिला आपने CDC के हवाले से हमें काफ़ी तफसील से जो है आगाह किया, ये बताइएगा कि जो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान है, सबसे पहले बेसिकली इसके बारे में बताइए ताकि अवामुन नास को भी पता चले कि ये किस तरह का प्लान होता है। दूसरा ये भी बताइएगा कि जो ऑटिज़म के साथ जो बच्चे हैं इस प्लान में उनके गोल्स किस तरह से सेट किए जा सकते हैं ताकि वो गोल्स यानी कि मेजरेबल हों, अचीवेबल हों, या जो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ, क्योंकि हर जो स्पेशल नीड्स का बच्चा है उसकी ज़ाहिर अपनी ज़रूरियात होंगी, अपनी उसकी तमाम जो भी उसकी डिसेबिलिटीज़ हैं या कोई भी प्रॉब्लम्स के साथ जो बच्चा गुजर रहा है, तो ज़ाहिर है उसके लिए अलग से एक चीज़ हमें सेट करनी पड़ती है। तो ये बताएगा कि सबसे पहले ये बताएगा कि IEP है क्या, और दूसरा इसमें किस तरह से बच्चों के गोल्स जो है वो सेट किए जाते हैं। अच्छा, अगर हम नॉर्मल मेन स्ट्रीम के बच्चों को देखें तो उनमें ये होता है कि एक क्लासरूम में सारे बच्चे हैं, ठीक है, उनको एक ही चीज़ पढ़ाई जा रही है, ठीक है, तो वो सारे इकट्ठे एक ही चीज़ पढ़ते हैं, एक ही चीज़ पे होते हैं। लेकिन स्पेशल नीड्स के बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता। इधर हर बच्चे का अपना एक लेवल होता है, हर बच्चे की अपनी एक लिमिटेशन होती है, ठीक है। हर बच्चे को फिर हमें अलग से एजुकेशनल प्लान उसका करना पड़ता है। तो इसका बेसिकली नाम ही है कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान, मतलब हर बच्चे का इंडिविजुअली हमने अलग अलग से जो है एजुकेशनल प्लान बनाना है और फिर उस प्लान पे हमने वर्क करना है। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हम बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं। बाय डे फर्स्ट हम बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चा ये काम करने की सलाहियत रखता है या नहीं रखता, मतलब कितनी रखता है, क्या वो हायर लेवल पे काम कर सकता है या हम उसको बहुत स्टार्टिंग से स्टार्ट करवाएं, बहुत कम लेवल से स्टार्ट करवाएं, इनिशियल लेवल से स्टार्ट करवाएं। फिर जब बच्चे को हम इस लेवल का उसका डाटा कलेक्ट करते हैं, असेसमेंट्स भी उसकी होती हैं, उसके पेरेंट्स से भी हम, ज़ाहिर है जो वालिदैन का तो बहुत बड़ा रोल होता है, फिर जो उनसे डेटा हमें मिलता है तो फिर उस बेसिस पे जो है हम जो है बच्चे की एजुकेशन पे काम करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं वो जल्दी पिक करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं वो बहुत स्लो लर्नर्स होते हैं, मतलब इतने जल्दी नहीं, वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को देखते हैं, सीखते हैं। अब इवन के ऐसे भी होता है कि 8 मंथ्स तक बच्चा कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता, लेकिन पेरेंट्स का ये होता है कि हमारा बच्चा जल्दी करे, लेकिन घर में उसको ऐसी कोई एक्टिविटीज़ नहीं करवाई जाती कि बच्चा इतने जल्दी रिस्पॉन्स करे। तो फिर वो एक ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है एज़ कम्पेयर टू जो पेरेंट्स घर में भी बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। वो बच्चे जो है ज़्यादा एक्टिव भी होते हैं, उनको जो है फीड करवाते हुए इतना टाइम भी नहीं लगता, तो उनका रिस्पॉन्स अच्छा आता है, तो पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। और जो नहीं, मतलब इस तरह से कुछ, मतलब उन्होंने नहीं स्टार्टअप किया होता बच्चों का, तो उनके लिए फिर हमारे लिए भी जो है वो एक ज़रा एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन बच्चा ये है, कभी भी बच्चा ये नहीं है कि सीखता नहीं है, स्टार्टिंग में मुश्किल होती है, लेकिन ये जो है वो एक पेशेंस वाला काम है, बड़ा सब्र रखना पड़ता है इसमें। तो इसलिए हर बच्चे का जो है हम सबसे पहले लेवल चेक करते हैं कि किस लेवल पे है बच्चा, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है ऑब्जर्वेशन होती है बच्चे की, उसको देखते हैं कि बच्चा किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से नहीं कर रहा। फिर हम डाटा कलेक्ट करते हैं, सारा असेसमेंट होती है, फिर उस पे जो है उस बेसिस पे हम जो है एजुकेशनल प्लान बनाते हैं पूरा बच्चे का। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरह से जो स्पेशल नीड्स के साथ जो बच्चे हैं वो हमारी ज़्यादा तवज्जो उनको ज़रूरत भी होती है। दूसरा ये बताइएगा कि फैमिली और स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट किस तरह से एक इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान में ज़रूरी होती है, इसका क्या रोल होता है? अच्छा, फैमिली का जो है ना बहुत बड़ा रोल है। कुछ लोग होते हैं ना वो बहुत इस चीज़ को हाइड करते हैं कि हमारे बच्चे में ये चीज़ की कमी है, हम उसको लोगों के बीच में ना लेके जाएं। इवन के ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं जो कि मतलब
बच्चों को सामने नहीं लाना चाहते, तो बच्चा जो है वो बहुत एक ऑलरेडी टफ टाइम से गुजर रहा होता है, तो जब पेरेंट्स की भी उस पर वो तवज्जो नहीं होती तो बच्चा बिल्कुल ही ज़्यादा और डाउन हो जाता है। तो ये है कि पेरेंट्स को जो है ना अपने बच्चों के साथ जो है वो कम्युनिकेट, बातचीत जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें मेन फैक्टर है कि बातचीत अपनी बच्चों के साथ जारी रखें, उनसे पूछें, उनसे बात करें, उनको चीज़ों में इंगेज करें। ये नहीं कि आप माइंड में ये बना के बैठे हुए कि बस हमारा बच्चा ऐसा ही है तो हमने क्या करना है इसके साथ बोल के या बात करके। उससे उसकी ज़रूरियात का पूछें, उसकी नीड्स का पूछें, तो आहिस्ता आहिस्ता जब आप उस पर कंसंट्रेट करेंगे तो बच्चा रिस्पॉन्स करेगा। वो फिर पेरेंट्स के लिए भी आसानी होती है और बच्चे के लिए भी आसानी होती है। और थेरेपिस्ट की ये बात है कि थेरेपिस्ट जो है हमेशा ये देखना चाहिए कि ट्रेंड है या नहीं है। ये बच्चे को, अब हम अनट्रेंड लोगों को भी रख लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये होता है कि वक्त के साथ साथ उनको एक्सपीरियंस हो जाता है, पता चल जाता है कि अब ये बच्चे को, फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा हाइपर बच्चा है तो उसको स्टार्टिंग में ही अगर हम दे देंगे तो वो उसको तो बिल्कुल नहीं पता होगा ना कि क्या करना है। थोड़ी सी ट्रेनिंग जब स्टार्टअप हो जाए, फिर उसको जब वो चीज़ें ऑब्जर्व करता है ट्रेनर, फिर उसको पता चल जाता है कि हाँ मैंने इस बच्चे को इस तरह से टैकल करना है। तो पेरेंट्स और टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि उनको चीज़ें दिखाई जाए, बच्चों को एक्सपोजर दिया जाए, बाहर लेके जाए ताकि बच्चे को पता चले कि मेरे बाहर भी कोई दुनिया है, ठीक है, और ताकि वो सर्वाइव भी कर सके। ये बच्चे ऐसे होते हैं स्पेशल नीड्स के, ये गैदरिंग्स वगैरह से बहुत खौफज़दा होते हैं, इनको बाहर जाना पसंद नहीं होता, अकेले ये सारा दिन बैठे रहेंगे, लेकिन जब इनको बाहर लेके जाएंगे तो ये रोना स्टार्ट कर देंगे, चीखना शुरू कर देंगे, छुपना शुरू कर देंगे। तो इस तरह पेरेंट्स को जो है इस तरह के बच्चों को बाहर ऐसी जगहों पे घुमाने वगैरह के लिए भी लेके जाना चाहिए, गैदरिंग्स में लोगों से मिलवाना चाहिए, ताकि उनको ये चीज़ पता हो कि हमने बाहर भी जाना है, बाहर भी कोई दुनिया है। वरना जो है अगर वो इस तरह का नहीं करते, इस तरह कुछ भी नहीं करते, तो बच्चा जो है ना वो बहुत और डाउन होता जाता है। तो ये चीज़ पेरेंट्स को भी अंडरस्टैंड करनी चाहिए और थेरेपिस्ट को जो है एक प्रॉपर वे में जो है सेशन कंडक्ट करवाने चाहिए, ताकि क्योंकि एक पेरेंट जब अपने बच्चे को लेके आ रहा है तो वो एक बहुत दिल से लेके आ रहा है, बहुत उम्मीद के साथ वो आ रहा है। तो इस चीज़ पे थेरेपिस्ट को भी कंसंट्रेट करना चाहिए कि हमने बच्चे को एक अच्छे वे में लेके जाना है, ताकि इसका टाइम भी वेस्ट ना हो और ये सीख भी जाए। सही। सामीने कराम, इस वक्त आप देख रहे हैं प्रोग्राम CDC टाइम और आज हम बात कर रहे हैं IEP यानी कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान की। ऑटिज़म के साथ जो बच्चे हैं उनका जो एजुकेशनल प्लान है वो किस तरह होना चाहिए, उसमें पेरेंट्स का क्या रोल है, फैमिली का क्या रोल है, इसके अलावा जो उनके गोल्स सेट किए जाते हैं या डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ की मदद से उनके एजुकेशनल प्लान को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर हम बात कर रहे हैं, ताकि जो ऑटिज़म के साथ जो बच्चे हैं वो भी अपनी तालीमी कारकर्दगी को बेहतर बना सकें, अपनी तालीम को जारी रख सकें। तो इस हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। इसीलिए प्रोग्राम वालिदैन के लिए बहुत अहम है, जो जिनके बच्चे स्पेशल नीड्स के साथ हैं तो वो इस प्रोग्राम से काफ़ी ज़रूरी जो है मालूमात वो हासिल कर सकते हैं। हमें लाइव व्यूवर्स ने भी ज्वाइन किया है फेसबुक पे। शहजाद खान हमारे प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, इसके अलावा नईम शाह सऊदी अरब से हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा अनिला, हमें लाइव क्वेश्चंस भी मौसूल हुए हैं, ये बताइएगा कि जो CDC में अपने बच्चों को दाखिल करवाते हैं जो वालिदैन, जिस तरह से आपने फैमिली की बात की कि बहुत ज़रूरी है, एक पूरी एक टीम बन जाती है, टीचर की, स्टूडेंट की, पेरेंट्स की, और फिर तीनों के एक कॉम्बिनेशन से एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ये बताइएगा कि क्या जो प्लान आप लोग फॉलो करवाना चाहते हैं तो पेरेंट्स का उसमें कितनी कंप्लायंस होती है, पेरेंट्स को आपको समझाने में कितनी मुश्किलात आती हैं, तो इस हवाले से बताइएगा कि पेरेंट्स को आप किस तरह से डील करते हैं। जो पेरेंट्स होते हैं ना, कुछ पेरेंट्स जो स्टार्टिंग में जब वो आते हैं ना, तो जब वो इम्प्रूवमेंट बच्चे में इतनी ज़्यादा नहीं देख रहे होते तो वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं। उनको होता है कि नहीं हमारा मतलब कर भी नहीं सकता, या फिर ये लोग नहीं कर रहे, या फिर हमारा बच्चा नहीं कर सकता। तो इसलिए पेरेंट्स को ना समझाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कुछ पेरेंट्स जो होते हैं वो समझ जाते हैं, जो समझना चाहते हैं चीज़ों को वो समझ जाते हैं। ये पेरेंट्स को ये चीज़ समझाना सबसे ज़रूरी होता है कि ये प्रोसेस जो है ये बहुत एक सब्र के साथ, आपको बहुत पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा। तो ये चीज़ सबसे पहले उनको अंडरस्टैंड करवानी पड़ती है। और सबसे जो मेन चीज़ है कि हम जो काम करवा रहे हैं यहाँ पे, आपको भी वो काम अपने घर में कंटिन्यू करवाना पड़ेगा। वो जारी रखेंगे तो बच्चा
जब दोनों तरफ से एफर्ट्स होती है ना तो बच्चा जल्दी सीखता है। अब ये नहीं है कि हम यहाँ पे करवाते रहें और बच्चे को घर में फिर वही चीज़ें, बच्चे से बात ना की जाए या फिर बच्चे के साथ ऐसी लैंग्वेज यूज़ की जाए, तो फिर बच्चा रिग्रेस कर जाता है। वो जितना भी आगे जाएगा वो अगेन रिग्रेस करेगा, जैसे ही कोई फॉल्ट आएगा वो रिग्रेस करेगा। तो पेरेंट्स को सबसे पहले हम ये चीज़ बताते हैं कि आपको पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा और आपको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। हम उनको भी प्लान बताते हैं, पूरा इंडिविजुअलाइज जो बच्चे का प्लान होता है कि हमारा पहला ये गोल है, फिर हमारा बच्चे का ये गोल है, फिर ये गोल है, तो आप भी इस पे वर्क करें। हम अगर यहाँ पे इस चीज़ पे काम करें, फॉर एग्जांपल अगर हम रिक्वेस्ट मेकिंग पे बच्चा कोई चीज़ मांग रहे हैं दे दें, तो आप भी घर में उसको इस चीज़ को कंटिन्यू करें, जारी रखें, ताकि बच्चा उस चीज़ को जल्दी पिक करे। तो यही चीज़ हम पेरेंट्स को जो है सबसे पहले बताते हैं कि थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, लेकिन यह है कि बच्चा सीख जाता है, कर लेता है। सही। अच्छा ये बताएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है और हम देख भी रहे हैं कि एजुकेशन में भी काफ़ी टेक्नोलॉजी का जो है इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, अच्छे अच्छे प्लान्स बनाए जा रहे हैं, तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी का किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है? और दूसरा कि अब जो बच्चों का करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है उस हवाले से भी थोड़ा तफसील से आगाह कीजिएगा, किस तरह से जो बच्चों का, जो ऑटिज़म के साथ जो बच्चे हैं, उनका इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान जो होता है उसका करिकुलम का क्या मतलब, उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? सबसे पहले जो है उनको जो मेन चीज़ होती है, ये बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं, ठीक है, एंजाइटी वगैरह के साथ होते हैं, तो हम जो है डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं, जैसे कम्युनिकेशन डिवाइसेस हो गई, ठीक है। साथ में हमें भी उनको इंगेज रखना पड़ता है, ताकि चीज़ें जब बच्चे के सामने विजुअल कोई चीज़ होगी ना तो बच्चा काम डाउन हो जाता है। कुछ जो है वो रीइंफोर्सर्स होते हैं, ठीक है, कुछ जो विजुअल डिवाइसेस होती हैं, कुछ कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, जो कि हमें रखनी पड़ती हैं, कुछ सेंसरी सपोर्ट के लिए चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वो डिफरेंट फॉर एग्जांपल टॉयज़ कर लें, कोई डिफरेंट टूल्स कर लें, ठीक है। कुछ जो होते हैं डिफरेंट टूल्स मतलब कम्युनिकेशन को प्रमोट करते हैं, ठीक है, कि आप ये देखें आपको ये चाहिए, फिर आप ये करेंगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो आप बच्चे को जो है वो एक बेसिकली रीइंफोर्स कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें हम जो है वो डिफरेंट टूल्स जो है वो यूज़ करते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम एक ही चीज़ दोबारा रोज़ बच्चे के सामने ला के रख देते हैं, एक ही इक्विपमेंट हम रोज़ बच्चे के सामने, तो बच्चा जो है ना वो बोर हो जाता है, वो उस चीज़ में इतना इंटरेस्टेड नहीं होता। लेकिन अगर हम नई चीज़ों से उनका एक्सपोजर करवाते तो बच्चा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाता है कि हाँ मैं ये करूँगा तो मुझे न्यू चीज़ मिलेगी या न्यू एक्टिविटी मिलेगी। तो इस तरह से जो है हम नई चीज़ें, पजल्स हो गए, ठीक है, फ्लैश कार्ड्स यूज़ करते हैं, पजल्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट फ्रूट्स होते हैं, उसके बाद जाइलोफोन्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो हम बच्चों के सामने लाते हैं, ठीक है, उसका एक्सपोजर करवाते हैं। बट ये है कि हम कुछ गैप्स के साथ वो एक्टिविटीज़ रिपीट भी करवाते हैं, ताकि बच्चा जो है वो भूल ना जाए सारी चीज़ें। तो ये है कि बीच में हमें कोई नई चीज़ जो है वो ऐड अप करनी पड़ती है, ताकि बच्चा जो है वो और ज़्यादा इंटरेस्ट ले, बच्चे के लिए इंटरेस्टिंग हो, बोरिंग ना हो जाए वो। सही। अच्छा ये बताइएगा कि ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज जो है वो इसमें इनकॉर्पोरेट की जा सकती हैं और सोशल स्किल्स किस तरह से डेवलप की जा सकती है? इसके अलावा अगर हम, जैसे कि आपने बात भी की पहले, कि जो ऑटिज्म के साथ बच्चे हैं या स्पेशल नीड्स के साथ जो बच्चे हैं, इनकी इमोशनल रेगुलेशन भी ज़रूरी है। जैसे कि आपने बात की कि बच्चे जब गैदरिंग में जाते हैं, किसी सोशल सेटिंग में जाते हैं, तब भी वो अपना टेम्पर लूज़ करते हैं। तो ये बताइएगा कि कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जो इस इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्लान में हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जिससे बच्चों की सोशल स्किल्स भी बढ़े और दूसरा उनकी इमोशनल रेगुलेशन पर भी काम किया जा सके। अच्छा, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ऐसे बच्चों को घर में नहीं ज़्यादा रखना चाहिए, क्योंकि जितना वो अंदर रहेंगे इतना पेरेंट्स के लिए भी नुकसानदेह है और बच्चों के लिए तो वैसे भी है ही है। तो सबसे पहले यही चीज़ है कि आप उनको जो है एक सेफ़ प्लेस दें, ठीक है, जहाँ पे उनकी इमोशनल रेगुलेशन हो सके, ठीक है, जहाँ पे वो काम डाउन, जहाँ पे वो ईजी फील कर सकें। अगर आप बच्चे को सेफ़ प्लेस नहीं दे रहे, आप कहीं बाहर नहीं लेके जा रहे, तो बच्चा क्या करेगा? बच्चे को तो अंदर रहना पसंद होना ऑब्वियसली शुरू हो जाएगा, वो तो थोड़ी क्या। तो उसके बाद ये होता है कि जब आपके घर में भी कोई आएगा ना, तो बच्चा जो है उसकी तरफ नहीं होगा, वो तो या चीखना शुरू कर देगा, या वो किसी स्ट्रेंजर को देख के, या फिर इस तरह से ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं बच्चे। तो यही पेरेंट्स को ये है कि बच्चों को अपने बाहर लेके जाएं, ठीक है, उनको सोशल इंटरेक्शन करवाएं, ठीक है, उनको लोगों के साथ मिलवाएं, ठीक है, उनको इस चीज़ का मतलब नॉलेज दें कि बच्चे जो है
आगे जाके जो है अगर इनको ऐसी किसी जगह पे बैठना पड़े तो वो रिग्रेस ना करें और वो प्रॉपर जो है इसमें पार्टिसिपेट करें। तो पेरेंट्स जो है इस चीज़ को वैसे निगलेक्ट करते हैं क्योंकि उनको नहीं मतलब कोई अगर फॉर एग्जांपल मैंने अपनी रियल लाइफ में जो एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो ऐसे कुछ पेरेंट्स होते हैं कि जो ना घर कोई आता है तो अपने बच्चे को हाइड करते हैं कि हमारा बच्चा सामने ना आए, हमारा क्योंकि हमारी जो है ना मे बी इंसल्ट हो जाए कि हमारा बच्चा ऐसा है या स्पेशल नीड्स के साथ है। तो वो बच्चा जो है ना ये चीज़ हमें फील नहीं होती या फिर पेरेंट्स फील नहीं करते, लेकिन बच्चा जो है इस चीज़ को कहीं ना कहीं बेशक वो स्पेशल नीड्स के साथ है लेकिन वो तो इस चीज़ को मतलब करता है, उसका इम्पैक्ट होता है इस चीज़ के साथ। तो ज़्यादा से ज़्यादा यही किया जाए कि बच्चों को सोशल गैदरिंग्स में लेके जाया जाए, पार्क्स वगैरह में लेके जाया जाए, ठीक है। और जो विजुअल थिंग्स होती हैं ना, जैसे मैंने पहले भी बात की कि उनको एक्सपोजर करवाया जाए चीज़ों से, ठीक है, उनको चीज़ें दिखाई जाएं, उनको बेसिक चीज़ों के बारे में लेके जाए, यानी जानवर हो गए, ठीक है, फ्रूट्स हो गए, ये चीज़ें उनको आप दिखाएं, ठीक है। इससे जो है बच्चे की एंजाइटी कम होती है, ठीक है। अगर आप जो है उसको छुपाते रहेंगे, कुछ दिखाएंगे नहीं, तो वो तो उसको और एंजाइटी होगी, वो और ज़्यादा हाइपर होगा। तो इस चीज़ का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पेरेंट्स को इसमें बहुत करनी चाहिए ताकि वो बच्चे आगे जाके उनका सर्वाइवल इजी हो जाए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जो स्पेशल नीड्स के साथ जो बच्चे हैं वो हमारी ज़्यादा तवज्जो के मुस्तहिक भी हैं। पेरेंट्स को ज़्यादा उनको मतलब इमोशनली सपोर्ट भी करना चाहिए, और दूसरा है कि उनको सोशल स्किल्स की डेवलपमेंट के लिए सोसाइटी में इंटरेक्ट करवाना, बाहर लेके जाना, लोगों से मिलवाना, उनको बातचीत सिखाना, ये भी बहुत ज़रूरी है ताकि उनका जो कॉन्फिडेंस है, जो सेल्फ़ इस्टीम है, वो कायम रहे और अपनी वो ज़िंदगी को जो है वो नॉर्मल अंदाज में आगे लेकर चल सकें। सामीन कराम, इस वक्त आप देख रहे हैं प्रोग्राम CDC टाइम। मैं हूं आपकी मेज़बान अरीबा सलीम। आज हम बात कर रहे हैं IEP पे, यानी कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान पे। जो ऑटिज़म के साथ जो बच्चे हैं उनका एजुकेशनल प्लान किस तरह का होना चाहिए। अभी तक हमने बात की कि पेरेंट्स का क्या रोल होता है, किस तरह से उनमें सोशल स्किल्स किस तरह से डेवलप करवाई जा सकती है, इसके अलावा गोल्स किस तरह से सेट किए जाते हैं, टेक्नोलॉजी का किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है उनके एजुकेशनल प्लान को बेहतर बनाने में। जब मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, अनिला ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने मुख्तलिफ़ चीज़ों की बात की कि इन चीज़ों को हमने इंक्लूड करना है प्लान में, तो ये बताइएगा कि प्रोग्रेस को किस तरह से मॉनिटर किया जाता है और किस तरह से बेहतर डिसीजन मेकिंग की जा सकती है ताकि बच्चों की जो ज़रूरियात हैं, उनकी जो नीड्स हैं, उनको देखते हुए एजुकेशनल प्लान को बेहतर बनाया जा सके। अच्छा, सबसे पहले जो मैंने बात की थी कि जब बच्चा आता है तो हम उसको ऑब्जर्वेशन उसकी हम ज़्यादा उसको ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चा किस लेवल पे काम करे। इसी तरह स्टैंडर्डाइज्ड बिहेवियर असेसमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो बनाए जाते हैं कि बच्चे का पहले बिहेवियर का क्या था, बच्चे का 2 वीक्स के बाद का बिहेवियर क्या है या 1 वीक के बाद का बिहेवियर क्या है, उसकी असेसमेंट होती है प्रॉपर। फिर उससे हम डाटा कलेक्ट करते हैं और फिर उसको एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले जो हम उसका इनिशियल पॉइंट देखते हैं, बच्चा हमारे पास आ कैसे रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बच्चा है, यूजुअली बच्चे रोते रोते ही आते हैं, इतना रोते हैं, पहले 2 दिन तो बच्चे ने सही वाला शदीद रोना शुरू किया होता है, लेकिन 2 दिन बाद वो लर्न कर लेते हैं इस चीज़ को कि अब नहीं, मतलब अब उनको पता चल गया कि एडजस्ट कर लेते हैं, एडजस्ट कर कि अब हम उनको पता चल जाता है कि गेट के अंदर आना। हमने इवन के बच्चों को ये तक लर्न हो जाता है कि हमारी जगह कौन सी है और हमने उस जगह पे जाके बैठना है। तो फिर जब बच्चे को जो है इनिशियल स्टेज पे देखते हैं, फिर उसके बाद उनके बिहेवियर की मैनेजमेंट देखते हैं कि कितने टाइम में इस बच्चे का कितना बिहेवियर मैनेज हुआ है और कौन सी एक्टिविटीज़ ये पहले कर रहा था, स्टार्टिंग लेवल पे इसका क्या रिस्पॉन्स था और अब जाके इसका क्या रिस्पॉन्स है। वही जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज के साथ आते हैं, उनको कुछ भी नहीं पता होता, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी होता है और टाइम टेकिंग भी होता है। फिर यही होता है कि हम जो है ऑब्जर्वेशन अपनी स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है हम 2 या 3 वीक्स के बाद जाके बच्चे का देखते हैं कि बच्चे के अंदर चेंजिंग क्या आ रही है। पहले बच्चा ये काम नहीं करता था, अब क्या वो काम कर रहा है, क्या वो रिस्पॉन्स कर रहा है या स्टिल ज़ीरो रिस्पॉन्स के साथ है। लेकिन बहुत कम होता है कि बच्चा ज़ीरो रिस्पॉन्स के साथ, तो बच्चा रिस्पॉन्स करता है। जब डेली रूटीन में उसको करवाई जाती है एक्टिविटीज़, तो वो लर्न कर रहा होता है कि हाँ मैंने ये तो करनी ही करनी है, तो ये चीज़ जो है वो रिपीट करवाई जाती है। फिर उसके बाद जो है बच्चे को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता, फिर तब जाके हमें पता चलता है हाँ अब बच्चे ने ये चीज़, ये वाला गोल अचीव कर लिया, अब हमने इसको इस लेवल पे लेके जाना है। वो फिर चीज़ जो पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस होती है कि पहले बच्चा इस लेवल पे था, अब हमने इस लेवल पे लाया, अब नेक्स्ट हमारा ये लेवल होगा। तो वो एक प्रॉपर गोल सेट होता है, फिर
एक डाटा पूरा निकाला जाता है, फिर उसको एनालाइज करके फिर बच्चे को जो है वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जाता है। सही, यानी कि एक जो आप कह रही हैं कि मॉनिटर किया जाता है, बच्चों को ऑब्ज़र्व किया जाता है और फिर उसकी नीड्स के मुताबिक इस प्लान में जो है चेंजेस लाई जा सकती हैं ताकि बच्चा बेहतर तौर पर जो है वो लर्न कर सके। सामईन कराम, इस वक्त आप देख रहे हैं प्रोग्राम CDC टाइम। मेरे साथ मौजूद हैं साइकोलॉजिस्ट अनीला रुबाब और आज हम इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान पर बात कर रहे हैं और तफसील से इस हवाले से गुफ्तगू हुई कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान जो ऑटिज़म के साथ जो बच्चे हैं उनको किस तरह से होना चाहिए, पेरेंट्स की क्या इसमें जो रोल है उनको किस तरह से अदा करना है। इसके अलावा काफ़ी हमने इस हवाले से तफसील से गुफ्तगू की। जाते जाते अनीला, आप क्या पैगाम देना चाहेंगी पेरेंट्स को जिनके बच्चे ऑटिज़म के साथ हैं, उन टीचर्स को, उन केयर गिवर्स को, या कोई ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहती हूँ? पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा ये मैं कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को सामने लाएं, लोगों के सामने लाएं। इसमें कोई शर्म वाली भी बात नहीं है। कुछ लोग जो है दबा के बैठ जाते हैं कि हमारा बच्चा जो है इसको हाइड रखना है, एक्सपोज नहीं करना। तो इस तरह मत करें, ये अपने साथ भी जुल्म है और बच्चे के साथ भी है। अपने साथ तो है ही है, बच्चे के साथ ज़्यादा है, क्योंकि फिर कल को अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो बच्चा एबल नहीं है इस चीज़ से कि वो इसके साथ फ़ाइट कर सके। इसलिए अभी से ही जो है ख़ुद को स्ट्रॉन्ग करें। ये चीज़ पेरेंट्स के लिए होता है कि हमें शर्मिंदगी होती है या फिर इस तरह से, तो ये चीज़ मतलब ना करें। बच्चों को सामने लेके आएँ और सब्र भी रखें। जब बच्चे को आप सामने लेके आएंगे, फिर उसमें अगर आप प्रोग्रेस चाहते हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कुछ करे, तो उसको एक टाइम दें, प्रॉपर ख़ुद भी दें, थेरेपिस्ट को भी इतना टाइम दें कि वो बच्चे के साथ काम कर सके और ख़ुद भी दें। और बच्चों को बाहर सोशल गैदरिंग्स में इस तरह से लेके जाएं, ठीक है। और घर में भी अगर कोई आता है तो उनको छुपाएं नहीं, उनको मिलवाएं बच्चों को। और सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर वो बाहर ही नहीं जाएंगे तो उनको कैसे पता चलेगा कि बाहर भी कोई दुनिया है, ठीक है। अंदर ही रहेंगे तो वो तो फिर अंदर के ही होके रह जाएंगे। इसलिए जो है अपने बच्चों को एक्सपोजर दें, अपने बच्चों को डिफरेंट प्लेसेस पे लेके जाएं, घुमाएं उनको, ताकि जो है वो उनके अंदर से जो एक एंजाइटी है वो ख़त्म हो। एक जो इतना ज़्यादा उनके अंदर हाइपर एक्टिव जिस तरह से वो हैं, तो वो चीज़ रिड्यूस होती जाती है आहिस्ता आहिस्ता। बच्चा चीज़ों को लर्न करता है, जल्दी लर्न कर लेता है। तो इसलिए पेरेंट्स को यही मैसेज है कि काइंडली इस चीज़ पे फोकस करें और अपने बच्चों को जो है इस चीज़ की तरफ ले के आएँ। सही। और इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान के हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगी? यही कहना चाहूँगी कि जो है ये स्पेशल नीड्स के बच्चे होते हैं तो इनको जो है स्पेशल अटेंशन चाहिए होती है। तो घर में तो विदाउट सपोर्ट कुछ भी नहीं हो सकता ना। तो इसलिए आप अपने बच्चे के कंसर्न्स जाके किसी स्पेशलिस्ट के साथ, किसी थेरेपिस्ट के साथ, एजुकेटर के साथ जो है आप शेयर करें, ताकि वो आपको एक प्रॉपर वे में बताए कि आपने अपने बच्चे को कैसे ले कर चलना है। क्योंकि ये चीज़ खुद से करने वाली नहीं है कि बंदा कहे कि मैं खुद से जो है वो गोल सेट कर लेता हूँ। जैसे नॉर्मल मेन स्ट्रीम के बच्चों का होता है कि हम एक गोल सेट कर लेते हैं तो बच्चे को वो अचीव करवाना है। इसमें बच्चे को एक स्पेशल अटेंशन चाहिए होती है। तो इस तरह से जो है बच्चों के एजुकेशनल प्लान में उनकी खुद भी हेल्प करें और थेरेपिस्ट से भी हेल्प लें। सही। थैंक यू सो मच अनीला, आपके वक्त का। सामईन कराम, इस वक्त आप देख रहे थे प्रोग्राम CDC टाइम और आज हमने इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन पर बात की। जो ऑटिज़म के साथ जो बच्चे हैं उनका एजुकेशनल प्लान किस तरह का होना चाहिए, तो इस हवाले से हमने तफसील से डिफरेंट डोमेन्स पर बात की। और अगर आप CDC रब्ता करना चाहते हैं तो नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद होगा और मैं भी अनाउंस कर देती हूँ 0320786533। आप रब्ता कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के प्रोग्राम से आपने इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान के बारे में कुछ नया सीखा होगा। जो ऑटिज़म के साथ जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स के लिए ये प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल है। इस प्रोग्राम से आप मुफीद मालूमात जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो हमारी यही कोशिश होती है कि जो स्पेशल नीड्स के साथ जो बच्चे हैं, तो CDC जो प्रोग्राम है CDC टाइम, इसमें हम उनसे मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर आपके लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लाते रहें। अपनी मेज़बान अरीबा सलीम को दीजिए इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी CDC टाइम के किसी और एपिसोड में। तब तक के लिए अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।